पॉल लाफाज। समाजवाद और राष्ट्रीयकरण। वर्तमान समय में पूंजीपतियों के लिए एक तरह का समाजवाद बनाया जा रहा है। ये बहुत ही मामूली है। ये कुछ उद्योगों को सार्वजनिक सेवाओं में बदलने से ही संतुष्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह किसी से समझौता नहीं करता। इसके विपरीत ये पूंजीपतियों की एक अच्छी संख्या को एकजुट करेगा। उन्हें बताया जाता है, डाकघर को देखिए, यह एक समाजवादी सार्वजनिक सेवा है जो समुदाय के लाभ के लिए शानदार ढंग से काम करती है और पहले की तरह निजी कंपनी को सौंपे जाने की तुलना में अधिक सस्ते में। गैस की आपूर्ति, रेलवे और कामगारों के आवासों का निर्माण भी सार्वजनिक सेवाएं बननी चाहिए। वे समुदाय के लाभ के लिए काम करेंगे और मुख्य रूप से पूंजीपति वर्ग को लाभ पहुंचाएंगे। पूंजीवादी समाज में कुछ उद्योगों का नगरपालिका या राष्ट्रीय सेवाओं में रूपांतरण पूंजीवादी शोषण का अंतिम रूप है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह रूप पूंजीपति वर्ग के लिए कई और निर्विवाद लाभ प्रस्तुत करता है। इसलिए हर पूंजीवादी देश में एक ही उद्योग राष्ट्रीयकृत हो रहे हैं: सेना, पुलिस, डाकघर, टेलीग्राफ, टकसाल आदि। वास्तव में कुछ एकाधिकार प्राप्त उद्योग निजी कंपनियों के लालच के आगे झुककर पूंजीपति वर्ग के अन्य हिस्सों के शोषण के साधन बन जाते हैं और इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वे पूरी बुर्जुआ व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। फ्रांस में विद्युत टेलीग्राफ की शुरुआत होने पर यह सरकारी सेवा बन गई क्योंकि सरकार के राजनीतिक हितों के लिए इसकी आवश्यकता थी। इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहां वही राजनीतिक हित मौजूद नहीं थे, टेलीग्राफ निजी कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए थे। अंग्रेजी सरकार को सभी के हितों के लिए उन्हें खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा, विशेष रूप से सट्टेबाजों के लिए जिन्होंने परिवर्तन में घोटाले के लाभ प्राप्त करने के साधन खोजे। संयुक्त राज्य अमेरिका में टेलीग्राफ सेवा अभी भी निजी हाथों में है। इस पर सट्टेबाजों के एक गिरोह का एकाधिकार है जो देश के पूरे प्रेस को नियंत्रित करते हैं। वे सट्टेबाज केवल अपने अधीन अखबारों को ही टेलीग्राम भेजते हैं और उन्हें इतना भारी कर देना पड़ता है कि कई लोग इतना बोझ उठाने में असमर्थ होने के कारण टेलीग्राफिक समाचारों के बिना ही काम चला लेते हैं। अमेरिका में टेलीग्राम अखबारों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें इन प्रेषणों से वंचित करना उन्हें क्षीण और मरने के लिए अभिशप्त करना है। उस गणतांत्रिक गणराज्य में, जिसे व्यक्तिवादी उदारवादी अपने सबसे साहसी सपनों का आदर्श मानते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता मुट्ठी भर सट्टेबाजों की दया पर है, बिना सरकारी बल और जिम्मेदारी के, लेकिन टेलीग्राफ सेवा पर उनका नियंत्रण है। रेलवे का एकाधिकार इतना अधिक है कि कोई कंपनी अपनी मर्जी से किसी उद्योग या शहर को अलग अलग या तरजीही दरों पर बर्बाद कर सकती है। परिवहन के साधनों के निजी स्वामित्व से समाज को जो खतरा होता है वह इतना स्पष्ट रूप से महसूस किया जाता है कि फ्रांस, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में कई पूंजीपति अपने हितों के लिए रेलवे के राष्ट्रीयकरण की मांग करते हैं। पूंजीवादी समाज में एक निजी उद्योग केवल पूंजीपति वर्ग के हितों की बेहतर सेवा करने के लिए एक राज्य सेवा बन जाता है। बाद वाले को मिलने वाले लाभ विभिन्न प्रकार के होते हैं। हमने अभी कुछ उद्योगों को निजी शोषण के लिए छोड़ देने से पैदा होने वाले सामाजिक खतरे की बात की है, जो खतरे राज्य द्वारा निर्देशित होते ही गायब हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, लेकिन अन्य खतरे भी हैं। राज्य प्रशासन को केंद्रीकृत करके सामान्य शुल्क कम करता है, ये सेवा को कम लागत पर चलाता है। राज्य पर निजी उद्यम की तुलना में हर चीज के लिए अधिक भुगतान करने का आरोप लगाया जाता है। फिर भी ऐसा हमेशा नहीं होता है जब संचार के साधनों की स्थापना का सवाल होता है, जो आधुनिक समाज में सबसे कठिन और जटिल उद्यमों में से एक है। इस प्रकार फ्रांस में निर्मित ट्रामवे दुर्लभ अपवादों को छोड़कर प्रथम स्थापना शुल्क के रूप में औसतन 250,000 से 300,000 फ्रैंक प्रति किलोमीटर खर्च करते हैं। अलाइस से रोन तक रेलवे ने प्रति किलोमीटर लाइन पर लगभग 700,000 फ्रैंक की राशि खर्च की है। एम फ्रेसिनेट, जो मजाक के लिए बुर्जुआ निर्देशक नहीं है, ने सकारात्मक आधार पर स्थापित किया है कि राज्य 200,000 फ्रैंक प्रति किलोमीटर की लागत से रेलवे का निर्माण कर सकता है। इसलिए राज्य समझदारी से उन सेवाओं की कीमतों को कम कर सकता है जिनका वह शोषण करता है। ये पूंजीपति हैं जो इस कमी से लाभ उठाते हैं क्योंकि वे ही मुख्य रूप से उनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार कितने सारे कामगार साल में 1 या 2 बार ही डाक सेवा का उपयोग करते हैं, और कितने सारे व्यापारिक घराने और औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जो प्रतिदिन 10 से 20 से ज्यादा पत्र भेजते हैं। सरकारी सेवाएं राजनेताओं के लिए अपने औजार या आश्रितों को रखने और पूंजीपति वर्ग के दामादों को अच्छी मोटी नौकरियां देने का जरिया बन जाती हैं। एम कोचेरी ने ऑर्लियनिस्टों को आकर्षक पद दिए हैं, दूसरों के बीच सेनेटर लेबोले के बेटे को, जो स्याहीदानी का आदमी है। पार्टी ओवियर के उग्रवादी सार्वजनिक व्यक्तियों और पूंजीपति वर्ग के राजनेताओं के खिलाफ अपने वाद विवाद में एक समय के निजी उद्योगों को राज्य सेवाओं में बदलने का उपयोग कर सकते हैं और करना भी चाहिए,
ताकि ये दिखाया जा सके कि कैसे पूंजीपति वर्ग खुद घटनाओं के तर्क से प्रेरित होकर अपने ही सिद्धांतों पर हमला कर रहा है, जो मांग करते हैं कि राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला समाज निजी पहल से कोई उद्योग न छीने। लेकिन उन्हें नए उद्योगों को राष्ट्रीय सेवाओं में बदलने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और इससे भी कम मांग करनी चाहिए, और वह भी विभिन्न कारणों से। क्योंकि पूंजीपति वर्ग को आहत करने वाले संघर्षों को शांत करने के बजाय उन्हें और अधिक उग्र बनाना श्रमिक पार्टी के हित में है। ये विरोध शासक वर्ग के विघटन को और अधिक तीव्र कर देते हैं, क्योंकि राष्ट्रीयकरण से पूंजीवादी राजनेताओं की भ्रष्ट शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि राज्य कर्मचारी निजी रोजगार में लगे श्रमिकों की तरह हड़ताल करते हैं और शोषकों के साथ संघर्ष में शामिल हो जाते हैं। इस परिवर्तन के लिए एकमात्र समाजवादी कारण ये हो सकता है कि शायद इससे मजदूर पार्टी द्वारा जब्त करने का क्रांतिकारी कार्य सरल हो जाएगा। हम इस पर किसी अन्य अवसर पर विचार करेंगे। भाग द्वितीय। पिछले अंक में हम कह रहे थे कि कुछ निजी उद्योगों को राज्य या कम्यून द्वारा संचालित सेवाओं में बदलने के पक्ष में दिया जाने वाला एकमात्र समाजवादी तर्क ये था कि यह परिवर्तन राजनीतिक सत्ता के स्वामी होने पर मजदूरों की पार्टी द्वारा किए जाने वाले अधिग्रहण के क्रांतिकारी कार्य को सरल बनाएगा। लेकिन इस तर्क का कोई आधार नहीं है। परिवर्तनों के लाभ प्रस्तुत किए गए कई खतरों को संतुलित करने से बहुत दूर होंगे, जिनका हमने पहले ही संक्षेप में उल्लेख किया है। मजदूरों का पहला महान क्रांतिकारी प्रयास केंद्रीय सत्ता पर कब्जा करना होगा। जब तक इस पूंजीवादी गढ़ पर कब्जा नहीं किया जाएगा, तब तक सभी सर्वहारा उपायों को अस्वीकार कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि जरूरी उपायों को भी, या यदि उन्हें स्वीकार किया जाएगा तो इस रूप में कि वे भ्रामक हो जाएंगे और केवल पूंजीपति वर्ग को लाभ पहुंचाएंगे। जब पूंजीपति वर्ग राजनीतिक सत्ता से बेदखल हो जाएगा, तभी मजदूर पार्टी उनका आर्थिक अधिग्रहण शुरू कर सकेगी। लेकिन जो लोग वर्तमान परिस्थितियों में भी कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की मांग करते हैं, उनका कहना है कि मजदूर पार्टी का काम हल्का हो जाएगा, क्योंकि पूंजीपति वर्ग पहले ही सामाजिक उत्पादन के साधनों के एक हिस्से से बेदखल हो चुका होगा। बिल्कुल नहीं। संचार और ऋण के बड़े संगठन जैसे रेलवे, बैंक ऑफ फ्रांस, क्रेडिट फ्रांसियर इत्यादि, जिन्हें राज्य के हाथों में सौंपना वांछित है, पहले से ही इतने प्रशंसनीय रूप से केंद्रीकृत है कि उन्हें जब्त करने के लिए उनके निदेशकों को लात मारना और कागज के कुछ बंडल जलाना आवश्यक होगा। बैंक ऑफ फ्रांस और उसकी प्रांतीय शाखाओं पर कब्जा करना उतना ही आसान होगा जितना कि जनरल पोस्ट ऑफिस और उसकी शाखाओं पर कब्जा करना। उनकी साजिशों को रोकने और जानकारी प्राप्त करने के लिए 4 आदमी और 1 कॉर्पोरल भेजना और उच्च अधिकारियों को ताले में बंद करना आवश्यक होगा, यदि इसके लिए भी आवश्यकता महसूस की जाए। राष्ट्रीयकरण क्रांतिकारी कार्य को आसान नहीं बनाएगा, बल्कि इससे वित्तीय धोखाधड़ी बढ़ेगी और राजकोष की स्थिति भयावह रूप से खराब होगी। एल अग्लाइड के दूसरे अंक में और रिव्यू सोशलिस्ट में मैंने सार्वजनिक धन की कुछ घिनौनी लूटों की ओर इशारा किया है जो छोटी रेल लाइनों की सरकारी खरीद पर हुई थी। सभी राजनीतिक दलाल फ्रेसिनेट्स, गैम्बेटा और विल्सन छोटी लाइनों की पुनर्खरीद से उनकी भूख बढ़ गई है, इसलिए वे ट्रंक रेलवे की खरीद की मांग करते हैं। हालांकि कुछ हद तक उत्पादन के बड़े संगठनों, लौह कारखाने, खदानें, कपड़ा उद्योग आदि का अधिग्रहण अभी भी एक आसान काम होगा। ये कुछ प्रशासकों या मालिकों को हटाने और जरूरत पड़ने पर उन्हें सीमित करने का सवाल होगा। लेकिन अधिग्रहण मजदूर पार्टी के ऐतिहासिक कार्य का सिर्फ एक हिस्सा है। जो लोग राज्य समाजवाद में व्यस्त हैं, यानी जो लोग कुछ सेवाओं के राष्ट्रीयकरण या नगरपालिकाकरण की मांग करते हैं, वे उन सेवाओं में लगे श्रमिकों की स्थिति के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। लेकिन ये स्वीकार करने पर भी कि वे नियोजित लोगों की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, क्या वे ऐसा कर पाएंगे? अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो उन्हें डाकघर, राज्य तंबाकू कारखानों, रेलवे और राज्य लौह कारखानों में कम वेतन वाले श्रमिकों की स्थिति में सुधार करके शुरुआत करनी चाहिए। राज्य और नगरपालिका की कार्यशालाएं निजी कार्यशालाओं जितनी ही खराब हैं, अगर उससे भी बदतर नहीं है। निजी उद्यम की तुलना में मेहनतकशों का अधिक लालच से शोषण किया जाता है। वे एक ऐसी सत्ता के अधीन हैं जो अधिक शक्तिशाली पदानुक्रमिक है। वे न तो गठबंधन कर सकते हैं और न ही हड़ताल कर सकते हैं। और यह शायद ही अन्यथा हो सकता है, क्योंकि राज्य और नगरपालिका केवल पूंजीपति वर्ग के आधिकारिक प्रतिनिधि हैं। लेकिन क्रांतिकारी शक्ति जो पूंजीपति वर्ग से लिए गए श्रम के औजारों का समाजीकरण करेगी, उसे समाजीकृत उद्योगों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले समाज के सामान्य हितों की तथा विशेष रूप से उनमें प्रत्यक्ष रूप से लगे लोगों के हितों की रक्षा करनी होगी। मान लीजिए कि सर्वहारा वर्ग की पार्टी ने श्री रोथस्चाइल्ड को अपने पूर्वजों के अभिलेखों की खोज के लिए जेरिको भेजा था और फ्रांस के उत्तरी रेलवे को जब्त कर लिया था, और हम ये भी मान लें कि यह या तो शुरू में निःशुल्क परिवहन स्थापित नहीं करेगा या नहीं कर सकता। ये कुछ इस तरह से मामलों को व्यवस्थित कर सकता है।
प्रत्येक 100 फ्रैंक प्राप्तियों में से 10 फ्रैंक मूल्यह्रास और सामान्य व्यय के लिए अलग रखे जाते हैं और 30 फ्रैंक शेयर और डिबेंचर धारकों को वितरित किए जाते हैं। अब जब शेयर और डिबेंचर को दबा दिया गया है, तो क्रांतिकारी सरकार शेयरधारकों द्वारा कुछ न करने के लिए गए हिस्से को 3 भागों में विभाजित कर सकती है। 1/3 श्रमिकों के लिए छोड़ा जा सकता है, 1/3 माल ढुलाई को सस्ता करने के लिए और 1/3 राज्य को राजस्व के रूप में दिया जा सकता है। इस प्रकार क्रांतिकारी सरकार कर्मचारियों के पारिश्रमिक में तत्काल लगभग 16% की वृद्धि कर सकती है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि पारिश्रमिक वर्तमान से बिल्कुल अलग तरीके से वितरित किया जाए, जहां प्रशासक या उच्च अधिकारी जितना कम काम करता है, उसे उतना ही अधिक भुगतान किया जाता है। इसका समाधान करने के लिए उसे केवल उन लोगों को छोड़ देना होगा जो सेवाओं और प्रतिभाओं के अनुसार राशि का बंटवारा करना चाहते हैं। क्रांतिकारी सरकार को ये भी गारंटी लेनी होगी कि जिन श्रमिकों को उसने एक सामाजिक साधन के रूप में सौंपा है, उनमें इसके अच्छे कामकाज के लिए सभी आवश्यक गुण मौजूद हैं, और यह कि यह कुछ खास श्रेणी के श्रमिकों के शोषण का साधन न बन जाए, जैसा कि आज के समाज में सहकारी कार्यशालाएं बन गई हैं। उत्पादन के सामाजिक साधनों का उपयोग करने का ये तरीका केवल एक क्षणिक तरीका हो सकता है, जो उन कठिनाइयों के कारण लागू होता है जिनके बीच क्रांति के अगले दिन मजदूर दल को संघर्ष करना होगा। लेकिन हम एक ऐसे दौर को देख सकते हैं जिसमें उपभोग की जरूरतों और उत्पादन की शक्तियों की वैज्ञानिक रूप से गणना की जाएगी। उपभोग और उत्पादन दोनों ही मुफ्त होंगे, न तो मजदूरी होगी और न ही बाजार की कीमतें। तब मानव समाज एक बार फिर साम्यवाद के दौर में प्रवेश करेगा। वास्तव में केवल एक संभावनावादी प्रोफेसर जो सामाजिक परिस्थितियों से अनभिज्ञ हो और बुर्जुआ पूर्वाग्रहों में डूबा हो, ही सार्वजनिक सेवाओं के राष्ट्रीयकरण को समाजवादी आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकता है।